हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। कैसे हो आप सभी? आज की वीडियो में बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की, इसका मीनिंग, इसका फीचर, इसके फैक्टर्स, थ्योरीज की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि सपोज करते हैं कि आपको कंपनी है एक, जिसको 5 लाख की कैपिटल मार्केट से उठानी है। तो वो दो तरीके से उठा सकती है, जहां तक के दो ही सोच सकती है, इक्विटी या डेट। इक्विटी या डेट। तो बेसिकली सपोज करते हैं कि आपने ये डिसाइड करा कि यार ऐसा करते हैं कि मैं 4 लाख इक्विटी से उठाऊंगा, 1 लाख डेट से उठाऊंगा। या फिर आपने सोचा कि ऐसा करते हैं 3 लाख इक्विटी से उठाते हैं, 2 लाख डेट से उठाते हैं। या फिर आपने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं 2 लाख इक्विटी उठाते हैं और 3 लाख डेट से उठाते हैं। फिर आपने सोचा चलो ऐसा करते हैं कि 1 लाख इक्विटी से और 4 लाख डेट से। फिर आपने एक और दिमाग लगाया कि भाई इक्विटी से जीरो पे उठाते हैं, 0 लाख उठाते ही नहीं, इक्विटी से सारा का सारा डेट से उठाते हैं। या फिर आपने सोचा सारा का सारा इक्विटी से उठाते हैं और डेट से 1 रुपया पर उठाते हैं। इसमें से आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई किस स्ट्रक्चर पे जाना है। क्या मैं पहला ऑप्शन चूज करूं या दूसरा ऑप्शन चूज करूं, तीसरा करूं, चौथा करूं, कौन सा करूं भाई साहब? ये सोचना पड़ेगा आपको। और यही से ही आपका डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर यहाँ पर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो सीधा आपकी अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है सीधा। क्योंकि गलत डिसीजन ले लिया तो शेयर होल्डर की वेल्थ गिर जाएगी, और आप चाहते हो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें से सपोज करते हैं कि आपने ये डिसीजन लिया, ऐसा करते हैं मैं 3 लाख इक्विटी से उठाता हूँ, 2 लाख डेट से। तो ये डिसीजन जो आपने लिया इसको ही बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कितना प्रोपोर्शन आपका इक्विटी का है और कितना प्रोपोर्शन डेट का है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैपिटल। हम्म। तो चलिए समझते हैं इसका मीनिंग। मीनिंग को पहले समझ लेते हैं क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, एक बार इसको हटा देते हैं हम यहाँ पर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन या मेकअप कह दो या प्रोपोर्शन कह दो, ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होते हैं कि आपने कितना कैपिटल इशू करनी है भाई, जैसे कि 5 लाख की करनी है, दैट इज कैपिटलाइजेशन। एंड इट इंक्लूड्स ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्स, जो भी लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं कर रहे ना। शॉर्ट टर्म में तो करंट एसेट से फाइनेंस हो जाती है वो। वर्किंग कैपिटल की तो बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। इक्विटी डेट कहाँ आती है? लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। Thus, capital structure is made up of debt and equity securities and refers to permanent financing of a firm. Permanent है ना ये, क्योंकि बार बार डिसीजन नहीं लिए जाते ये वाले। A mix of various long-term sources of funds employed by a firm is called capital structure। जो मिक्स है बड़े सारे, कि आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कितना कितना प्रोपोर्शन उठाना है, इसका मिक्सअप को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल। तो ये बोल सकते हैं इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स। फीचर्स क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। फीचर्स की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो फीचर्स की बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर क्या होते हैं। तो पहला फीचर है प्रॉफिटेबिलिटी। कि इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। आप चाहते हो कि सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो, कि आप शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ना चाहिए। एक शेयर पे कितना पैसा कमाते हैं शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, जिसको ईपीएस बोलते हैं। ये बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए विद मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर ये कम नहीं होगी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ाते रहो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कॉस्ट कम आनी चाहिए, तभी तो आपकी बेसिकली आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है।
कंपनी पे बर्डन नहीं आएगा अगर कॉस्ट कम होगी तो, समझ रहे हो? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होनी चाहिए। दूसरा है सोलवेंसी। सोलवेंसी का मतलब होता है कि भाई आप अपने डेट को पे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, डेट, आपकी डेट कैपेसिटी कितनी है, आप क्या उधार ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड सोलवेंसी। आपको ये देखना पड़ता है कि सोलवेंसी पोजीशन आपकी कैसी है। अगर आप एक्सेसिव यूज डेट कर लोगे तो आपकी सोलवेंसी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। Therefore, debt capital should be employed up to a level such that financial risk is manageable limit। इतना डेट कैपिटल उठाओ जिससे आप मैनेज कर पाओ, इतना ज्यादा भी ना उठाओ, कम भी ना उठाओ। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जब चाहे उसको चेंज कर दो कैपिटल स्ट्रक्चर को। सपोज करते हैं आज आपने कहा कि मैं 5 लाख इक्विटी से उठाऊंगा, 3 लाख डेट से उठाऊंगा, बट आपने कहा कि नहीं, कल को आपने कहा कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, आज सिचुएशन बदल चुकी है, ऐसा करता हूँ मैं उल्टा गलत हूँ, 3 लाख यहाँ से 5 लाख यहाँ से। तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि जब चाहे उसको चेंज कर दूं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि भाई आज सिचुएशन अलग चल रही है, आज डिप्रेशन है, कल बूम पोजीशन थी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अगला है कंजर्वेटिज्म भी होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि भाई डेट कंपोनेंट कम से कम हो, इतना हो कि मैं जितनी डेट कैपिटल डेट कैपेसिटी को मेरी जितनी है उतना ही हो, उससे ज्यादा ना हो, शुड नॉट एक्सीड डेट कैपेसिटी। डेट कैपेसिटी डिपेंड होती है कि आप कितना फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो फॉर मीटिंग इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। क्या मतलब है इसका? कि भाई जितना आप पैसा उठा रहे हो, सपोज करते हैं आप 5 लाख रुपए मार्केट से उठा रहे हो, तो क्या 5 लाख रुपए इसको पे कर सकोगे फ्यूचर में? इतना पैसा है, और साथ में जो इंटरेस्ट है उसको भी पे कर सकोगे? उसके हिसाब से आप डिसीजन लो कि मेरा फ्यूचर में मेरा ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्या मेरे पास कैपेसिटी है तो ले लो डेट, नहीं है तो ना लो। अगला है कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कि भाई जब आप इक्विटी को ज्यादा यूज, हमने अभी बात करी डेट को ज्यादा नहीं लेना चाहिए ना भाई, अब अगला है इक्विटी को ज्यादा लोगे तो ये भी दिक्कत वाली बात है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, सपोज करो आपने कंपनी खड़ी करी, आपके पास पूरे के पूरे 100% इक्विटी शेयर आपके पास है, बट अब अगर मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आप अपनी शेयर होल्डर को कुछ कंपनी में कंट्रोलिंग दोगे। आपने कहा कि आप जब हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बनोगे तो 20% आपको मालिक बना दिया जाएगा। तो भाई 20% इसका मतलब आप मालिक हट जाओगे ना, आपके पास सिर्फ 80% शेयर रह जाएंगे, क्योंकि पहले आपके पास 100% शेयर थे, लेकिन आपने कहा मैं 20% लोगों को दे रहा हूँ, तो भाई 80% ही आपके पास रह जाएगी, यानी कंट्रोलिंग आपकी कम हो जाएगी। तो ये भी सोचना पड़ता है कि सारा इक्विटी से नहीं उठाना पैसा, क्योंकि सारा इक्विटी से उठा लिया तो फिर आपकी कंट्रोल कम हो जाएगा। तो यही चीज है। तो आपको ऐसा कैपिटल जब लाना है जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ कंट्रोल हो बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। समझ आ रही बात? तो यही चीज है। फॉर एग्जांपल वन कंपनी, अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल वन कंपनी में गिव मोर इंपॉर्टेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी टू कंजर्वेटिज्म। कुछ कंपनी होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, तो वो डेट से पैसे उठा लेती है। एंड अनदर कंपनी में गो फॉर सोलवेंसी rather देन प्रॉफिटेबिलिटी। वो सोचते हैं कि चलो भाई सोलवेंसी मेरे को उसके हिसाब से देखना है, तो उसके हिसाब से मैं डेट को उठाऊंगा नहीं। तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर आप कंपनी ऐसी है कि आप कंट्रोल दे सकते हो तो दे दो, नहीं है तो ना दो। उसके हिसाब से ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपकी एक्चुअल में ईपीएस बढ़े अल्टीमेटली, और कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है, और रिस्क कम से कम आए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि कॉस्ट और रिस्क इन दोनों का इक्वल बैलेंस हो, ज्यादा कॉस्ट भी ना आए ज्यादा रिस्क भी ना आए, ये आपको समझना है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, किन फैक्टर्स को डिटरमाइन करके बनता है। फैक्टर्स क्या क्या है जो कि अफेक्ट डालते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को? ठीक है, तो पहला फैक्टर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि भाई आप जो लेवरेज लेते हो, यानी कि डेट का प्रोपोर्शन लेके कैसे आप ईपीएस को बढ़ा सकते हो, अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकते हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे बहुत मजेदार टॉपिक है कि आपने डेट का पोर्शन इस्तेमाल करके अपने ईपीएस को बढ़ाना ही को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कि आप डेट का यूज करो ताकि ईपीएस बढ़ जाए, क्योंकि डेट का यूज करना बहुत जरूरी है।
क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो डेट सस्ता होता है, चीपर होता है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है सस्ता होता है, इक्विटी बहुत महंगा होता है, उनको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऊपर से ये टैक्स सेव कर देता है, आपका टैक्स सेविंग हो जाती है। टैक्स सेविंग कैसे हो जाती है कि भाई आपका सपोज करते हैं जैसे कि आपकी अर्निंग्स 50-500 रुपये थी, आपने इंटरेस्ट दिया 50 रुपये का, ठीक है, आपकी होगी 450 रुपये। फिर आपने टैक्स दिया, ठीक है, हमने टैक्स दिया सपोज करते हैं हमने टैक्स दिया 30 रुपये, तो ये आगे आपके आपका सपोज करते हैं टैक्स टैक्स का रेट है 10% का मान लेते हैं, तो 45 रुपये आपने टैक्स दिया, तो आपका हो गया ये 405 रुपये, ठीक है। लेकिन अब सोचो जरा कि अगर मैं ये डेट का पोर्शन नहीं उठाता तो देखो क्या होता, 500 रुपये होता, यहाँ पर जीरो माइनस करता, बिकॉज मैंने डेट लिया ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा, तो 500 रुपये। लेकिन टैक्स मुझे कितना देना पड़ेगा, अभी 10% देना पड़ेगा, तो 50 रुपये, तो मेरा 450 रुपये हो जाता प्रॉफिट। आप देख सकते हो कि जब मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 450 रुपये हो गया। जबकि जबकि ध्यान समझना बात को, जबकि मैंने इंटरेस्ट यहाँ पर 50 रुपये माइनस करा था और यहाँ पर 0 पे माइनस करा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा सीधा कितना घटना चाहिए था, 50 रुपये घटना चाहिए था, बट घटा कितना है, 45 रुपये घटा है सिर्फ। देखो ध्यान से, 405 से कितना बढ़ा है प्रॉफिट, 450 हो गया, यानी कि 45 रुपये बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, 45 रुपये बढ़ा है। इसका मतलब देखो, आप ऐसा समझो कि अगर मैंने पहले पहले मैंने डेट लिया था, इस बार नहीं लिया, अगर मैं डेट नहीं लूंगा तो 450 प्रॉफिट होगा। लेकिन डेट दूंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरा सीधा 50 रुपये घट गया प्रॉफिट, 45 रुपये घटा है। देख पा रहे हो, 450 से 405 हो गया प्रॉफिट। इसका मतलब डेट 500, बल्कि डेट लेके मेरे को इंटरेस्ट 50 देना पड़ रहा था, बट टैक्स सेविंग हो गई है क्योंकि मुझे टैक्स 10% देना पड़ रहा है, तो टैक्स सेविंग कर देता है ये। इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है कि आपका जो टैक्स है, क्योंकि टैक्स का रेट तो फिक्स है, तो इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेव हो जाता है, टैक्स की सेविंग होती है, क्योंकि टैक्स यहाँ पर 50 का देना पड़ रहा था, यहाँ 45 का देना पड़ रहा है, 5 रुपए टैक्स कम हो गया, जिसकी वजह से आपका 5 रुपए प्रॉफिट का फायदा हो गया। घटना चाहिए था 50 रुपए, घटा 45 रुपए है, तो दैट इज द टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग की वजह से आपकी ईपीएस बढ़ जाता है, लेकिन वो तब बढ़ता है जब आपका रिटर्न ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ डेट से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी आपको फैक्टर से डिटरमाइन करना पड़ता है, जिसका भी वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। अगला होता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी फर्म की ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो उसके हिसाब से आपको कैपिटल से डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, सपोज करो आपकी ग्रोथ बहुत तकड़ी है, तो फिर आप ले लो डेट, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पे कर दूंगा डेट को। वही चीज है ना, आप ऐसा सोचो, पैसा है तो डेट ले लो, पैसा कमा रहे हो ले लो, लेकिन अब पैसा कमा नहीं रहे हो तो फिर आप डेट कर दो। तो ग्रोथ भी होनी चाहिए, साथ में स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेबिलिटी, एक स्टेबल अर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी एक साल में बहुत तगड़ी ग्रोथ होगी, अगले साल फिर जीरो पे आ गई। स्टेबल अर्निंग है आपकी तो डेट ले लो, फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे। समझ आ रही बात? अगला को समझते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप पैसा उठाने वाले हो उसकी कॉस्ट कितनी है। जैसे मैंने को अभी बताया कि डेट सस्ता होता है, डेट का चीपियर सोर्स होता है, आपको 10%, 15% ऐसी डेट का आपको रेट मिलेगा पूरे इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर में। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% भी मिलेगी सकती है आपको, 15% मिलेगी, ज्यादा मिलेगी हमेशा आपको कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी, इक्विटी की ज्यादा कॉस्ट होती है हमेशा डेट से। तो इसका मतलब डेट सस्ता होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली डेट उठा लो, क्योंकि वो फाइनेंशियल बर्डन भी उससे बढ़ता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी पड़ती है कि आपकी जो अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है। आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर कि सस्ता सब कुछ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है। हो सकता है कि आपने डेट महंगा हो लेकिन डेट सस्ता है, लेकिन इक्विटी महंगा है, लेकिन आपने इस तरह से डिसीजन लिया कि अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम ही आ रही है ओवरऑल। ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। समझ आ रही बात? अगला है कैश फ्लो एबिलिटी, कितना आप कैश फ्लो जनरेट कर पाते हो। कैश फ्लो, हमने यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे कि अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे कि आप प्रॉफिट कितना कमाने, हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो की। बिकॉज जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो अपने कैश से करोगे, तो कैश जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है नेट प्रॉफिट
आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हो 5 लाख का, बट आपके हाथ में सिर्फ कैश पता चला कि सिर्फ 1 लाख का ही है, बिकॉज उसमें नॉन कैश खर्चे भी होते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉन कैश इनकम भी होती है। तो कैश फ्लो देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हो, स्टेबल कितना है वो, तो फिर आप फिक्स चार्जेस को पे कर पाओगे, तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर पाओगे जो फिक्स होता है, इसलिए फिर आप उस हिसाब से डेट ले पाओगे। अगला है कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंट्रोल, भाई आप चाहते हो कितने हो, कितना कंट्रोल चाहते हो कंपनी के अंदर। Whenever additional fund management firm wants to raise the fund without any loss of control. So if equity shares are issued for raising funds, the control of existing are diluted. तो अगर चाहते हैं कि देखो, अगर इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल मेरा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो, तो फिर आप इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर इशू कर दोगे। लेकिन इक्विटी शेयर चाह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता मेरा डिल्यूट ना हो, तो फिर आप इक्विटी शेयर इशू नहीं करोगे। समझ आ रही है बात अच्छे से? अच्छे से समझ में आ रही है, हाँ या ना? अगला है वही चीज, बार बार एक ही बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप चाहते हो? अगर फर्म एबिलिटी टू अडॉप्ट इट्स कैपिटल टू द नीड्स ऑफ चेंजिंग कंडीशन, अगर फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी चाहती है तो फिर उसी के हिसाब से आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि फॉर फ्लेक्सिबल हो इनफ टू रेज एडिशनल फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड विदाउट मच डिले एंड कॉस्ट। आपको फिक्स नहीं बनाना है, आपको ये सोच के बनाना है कि मेरा फ्लेक्सिबल है, मैं जब चाहे इसको चेंज कर सकता हूँ, जब चाहे इक्विटी शेयर को डिल्यूट कर सकते हैं हम शेयर्स, जब चाहे मेरा कंपनी डेट ले सकती है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, उसको देखते हुए आपको फिर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ द फर्म। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी का साइज क्या है। छोटी कंपनी है तो भाई उसके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म डेट को वो बियर नहीं कर पाएगी, क्योंकि पैसा नहीं होता उनके पास, तो लॉन्ग टर्म डेट ना ले, ज्यादा ना ले। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देखो डिफिकल्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट पे करने के लिए स्मॉल कंपनीज के लिए, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, स्मॉल कंपनी बियर नहीं कर पाएगी, तो वो स्मॉल स्मॉल फर्म मेक देयर कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल इन द टर्म्स ऑफ कि वो डेट ज्यादा नहीं ले पाएगी। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी का आपको मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप डेट को जब चाहे ले पाओ और ना ले पाओ, क्योंकि डेट फटाफट मिल जाता है। तो फ्लेक्सिबल किस सेंस में बोलते हैं हम? डेट के सेंस में बोलते हैं। कैन डिपेंड ऑन शेयर होल्ड शेयर कैपिटल एंड रिटेन फॉर देयर लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, स्मॉल फर्म मेक द कैपिटल इनफ्लेक्सिबल और डिपेंड ऑन शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग पे डिपेंड करती है। अगला है मार्केटेबिलिटी एंड टाइमिंग। आपकी मार्केटेबिलिटी कैसी है कि आपकी कैपिटल मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है, समटाइम देयर बी डिप्रेशन और कभी बूम होता है। तो जब डिप्रेशन है, मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो आप उस समय डेट से पैसा इशू करो, क्योंकि मार्केट में जब पैसा नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर कहीं पे भी पैसा नहीं लगाना चाहता। तो वो आप जब आप शेयर इशू करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, शेयर इशू नहीं कर सकते आप उस समय जब मार्केट डिप्रेशन शेयर करती है। जब बूम स्टेज में तो बहुत सारे लोगों का पैसा होता है, तो इन्वेस्टर जब चाहे पैसा लगा सकते हैं और फिर आप महंगे में शेयर इशू कर सकते हो, मतलब आपको फिर ज्यादा पैसा मिल जाएगा शेयर का। ऐसे केस में फिर आप शेयर इशू कर दो, इक्विटी ज्यादा इस्तेमाल करो। तो इसीलिए मार्केट बिल्डिंग के हिसाब से होता है। अगला फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कि कॉस्ट ऑफ इशूइंग फर्स्ट टाइम शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटीज। जब भी आप सिक्योरिटी इशू करते हो उसकी कॉस्ट को कहते हैं, उसकी कुछ लागत लगती है। जैसे कि आपने कोई ब्रोकर से शेयर इशू करा है तो ब्रोकरेज आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी। कुछ आपने अंडर राइटर से शेयर बेचे तो अंडर राइटिंग कमीशन आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी ज्यादा लग रही है, उसके हिसाब से देखो। भाई देखो, ज्यादातर क्या होता है, इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेट, उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इक्विटी से ज्यादा रेज नहीं करना है आपने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है पर्पस क्या है आपका, फाइनेंसिंग करने का पर्पस क्या। द पर्पस फॉर विच फंड्स आर रेज शुड ऑल्सो बी कंसिडर। इफ फंड्स आर रेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, अगर आप कोई फंड्स प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए या फिर काम करने प्रोडक्शन करने के लिए, तो डेट कैपिटल इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि एज अ इंटरेस्ट कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स जनरेटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्टिव पर्पज यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं यहाँ पर पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा आएगा वापस, मैं रिटर्न कमाऊंगा, तो प्रोडक्टिव पर्पस है ना। तो ऐसे केस में आप डेट कैपिटल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इनप्रोडक्टिव पर्पस है तो इक्विटी को ज्यादा पैसा करो, क्योंकि इक्विटी पे पैसा जब आप
क्योंकि देखो इक्विटी अगर आप कोई अनप्रोडक्टिव पर्पस है तो वहां से अगर पैसा डेट से उठा लिया आपने तो आप लॉस में जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि अनप्रोडक्टिव है। आपने पैसा आएगा आपके पास बट उससे पैसा बढ़ेगा नहीं, आपका रिटर्न नहीं आएगा कोई आपको। जब रिटर्न नहीं आएगा तो फिर आपका डेट को पे करना भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए उस समय आप इक्विटी से सुन रहे। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कभी कभार। भाई आपकी कभी कभार फर्म जो गवर्नमेंट कभी कभार गाइडलाइन इशू कर देती है कि भाई इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर के रिगार्डिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कंपनी का। तो आप गवर्नमेंट के हिसाब से भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना। आप जितना मर्जी कर लो, मैं तो डेट से करूंगा, मैं तो इक्विटी से करूंगा। गवर्नमेंट ने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो उसके हिसाब से भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो अगले में हम अगले वीडियो में बात करेंगे विद थ्योरीज की। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको बहुत अच्छे से आज की वीडियो को बहुत क्लियरली वे में समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। तो अल्टीमेटली मैं कंक्लूजन निकालूं तो आपको ये सारे फैक्टर को डिटरमाइन करके एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि ग्रोथ कितनी है। उसके साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि डेट कैसे इशू करना चाहिए, किन फैक्टर को देखते हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हुए, कैश फ्लोएबिलिटी को देखते हुए। इन सभी फैक्टर को देखते हुए आपको पूरा का पूरा डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना डेट उठाना है, कितना इक्विटी को उठाना है, कि आपकी कितना स्ट्रक्चर है। और ये आपको अल्टीमेटली आपका जब अर्निंग पर शेयर जिस केस में सबसे ज्यादा होता है वो आपका सबसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बताया था ना कि अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होना चाहिए, सोलवेंसी आपकी सही होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंजर्वेटिज्म होनी चाहिए। ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का फीचर्स होते हैं बेसिकली आपके, कि प्रॉफिटेबिलिटी है, सोलवेंसी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कंजर्वेटिज्म भी है आपका, मतलब ज्यादा डेट भी नहीं है, ठीक है, और कंट्रोल भी आप ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे, ज्यादा लॉस नहीं कर रहे हो। ये आपके ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। पर अल्टीमेटली मैंने आपको अपने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ये भी बताया था कि क्या होता है बेसिकली आपका, कि कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, रिस्क आपका कम से कम होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो और अर्निंग सबसे ज्यादा हो। वो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपने ले लिया वो सबसे ऑप्टिमम है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगर तब तक वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।